नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र यहां पर प्रस्तुत किया है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि वो रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगे और समग्र साझेदारों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। साथ ही उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच संतुलन स्थापित करने की बात कही है और कहा है कि हम सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे और 21वीं सदी को परिभाषित करने वाली अमेरिका भारत साझेदारी का निर्माण करेंगे। लगातार 2 दिन मकर संक्रांति खिचड़ी महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के प्रबंधन व निगरानी में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का आयोजन किया। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द ही निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2014 से पहले खेल और खेल प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन ओमेन बास्केटबॉल टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में यह आयोजन 15 से 19 जनवरी के बीच में संपन्न होना है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश कुमार मिश्र जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, फतेह बहादुर सिंह जी, इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के सभी संकाय के सदस्यगण, पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के 31 विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी टीम के सदस्य, इस पूरे टूर्नामेंट को जिन अधिकारियों, मैनेजर और कोचेज के सानिध्य में संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी हमारे टीम मैनेजर, प्रतिभागी और इस कोचेज अन्य उपस्थित सभी यहां के छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मकर संक्रांति से प्रारंभ हुए ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ओमेन टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के
सभी प्रतिभागी टीमों का, उनके मैनेजर और कोचेज का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस डीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के 14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर जो अलग अलग लीग मैचेज होने हैं, मैं भी यहां पर परिचय देख रहा था। जब मैंने यहां पर अभी प्रातःकालीन सत्र में उद्घाटन सत्र के दौरान यहां पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की टीम का मैं परिचय ले रहा था, एकदम उत्साह से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर ये दोनों टीमें अपने बेहतरीन खेल का परिचय देने के लिए यहां पर उतावला दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वो हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था। चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। नमस्कार, आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां से पूरे भारत को दिशा मिलती है। लेकिन आज वही दिल्ली अपनी हवा के लिए दुनिया में बदनाम होती जा रही है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर डेंजर और सीवियर जोन में दर्ज किया जा रहा है। ये आंकड़े नहीं, ये हर दिल्ली वासी की सांसों की सच्चाई है। सुबह की शुरुआत धुंध से नहीं, जहरीली स्मोक से होती है। सूरज निकलता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। दिल्ली का AQI कई इलाकों में 400 के पार, यानी ऐसी हवा जिसमें सांस लेना दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर बताया जाता है। बच्चे स्कूल जाते वक्त मास्क पहनने को मजबूर हैं। बुजुर्ग और दिल फेफड़ों के मरीज घर से बाहर निकलने से डरते हैं। एम्स और दूसरे अस्पतालों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वाहनों का बढ़ता बोझ,
निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, आसपास के राज्यों में पराली का जलना और हर साल घटता हरित क्षेत्र, इन सब ने मिलकर दिल्ली की हवा को धीरे धीरे जहर बना दिया है। सरकार हर साल एक्शन प्लान बनाती है, लेकिन सवाल यह है क्या वो जमीन पर उतर रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, निर्माण स्थलों पर सख्त नियम और पेड़ों की कटाई पर रोक अब ये विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुके हैं। दिल्ली की हवा अगर आज नहीं सुधरी तो कल दिल्ली का भविष्य धुंध में खो जाएगा। ये सिर्फ प्रदूषण की खबर नहीं, ये एक इमरजेंसी है। आज दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर तरफ एक पोल्यूशन की चादर है जो लोगों के लिए मुसीबत है। चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, सब आज की डेट में दिल्ली में परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं कि दिल्ली तब आएंगे जब दिल्ली रहने लायक हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल गतिविधियों में गहरी रुचि है। देश के सभी और देश के पूर्वी जोन से आए हुए इन सभी प्रतिभागी टीमों से भी कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की खेल और खेलकूद की गतिविधियों में अपार रुचि है। आपने देखा होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जब कोई भारतीय टीम प्रतिभाग करती है और मेडल जीत के लेके आती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उस टीम के साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई टीम, भारतीय टीम कहीं जाती है, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और अब तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है। और मैं भी इसे कहूंगा हमारी टीमों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हर राज्य को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जो आज से खेल में आगे बढ़ेगा, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालिफाई भी करेगा और फिर उसमें मेडल भी जीतेगा। आज से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। 2036 के ओलंपिक के लिए भारत आवेदन कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम मानते हैं कि 2036 का ओलंपिक भी भारत में हो। और 2036 का ओलंपिक भारत में हो तो भारत अधिकाधिक मेडल प्राप्त करे, इसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय विगत दिनों में हुए कई खेल प्रतियोगिताओं में, जो इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताएं देश के अंदर हुई हैं, उन सब में उसने प्रतिभाग किया है और प्रतिभाग करने के बाद बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी विश्वविद्यालय की टीम ने मेडल प्राप्त किए हैं। वहीं नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट थे, उनके जो प्रयोग थे, उसे देखने का अवसर मिला। कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक,
मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज हैं वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। लेकिन मेरे लिए महत्व की जो बात है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपके एम्बिशंस, ये मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। आज से 10 साल पहले विज्ञान भवन में एक 500-700 नौजवानों के बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। रितेश यहां बैठे हैं, तब उनकी शुरुआत थी। और उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए नए लोग आ रहे थे, उनके अनुभव में सुन रहा था। और मुझे याद है कि एक बेटी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने मां से मिलने गई और मां से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो मैंने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूं। तो उसके मां ने जो उसको कहा वो उसने सुनाया था। उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए। विज्ञान भवन से आज भारत मंडपम में जगह नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस एक सप्ताह में ही देश के नौजवानों से दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस पर मैं देश भर से आए हुए करीब 3000 युवकों से 2-2.5 घंटे तक उनको सुनता रहा था, उनके साथ बैठा था। और आज मुझे आप सबको सुनने का और मेरे देश के नौजवानों को उनकी शक्ति के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आप याद करिए, 10 साल पहले हालत क्या थे? इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया। हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज
नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।